हेलो। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन फ़िनलैंड एंड स्वीडन। क्योंकि कुछ लोग थे, काफ़ी लोग बल्कि मुझे, जिन्होंने कमेंट में मैसेज किया और इनबॉक्स भी किया और उन्होंने कहा कि जी हमें स्वीडन आना चाहिए या फ़िनलैंड आना चाहिए, या कौन सी कंट्री के बाद सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा है, फ़ीस किसकी सही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना लेते हैं जिसके अंदर स्वीडन का और फ़िनलैंड दोनों को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, और उसके बाद एंड पे आपका फ़ैसला, जहाँ पे आपने आना होगा, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू कर लेते हैं स्वीडन से। तो जैसे कि आपको पता है कि स्वीडन जो है वो एक शेंजन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और करेंसी जो है उसकी स्वीडिश क्रोन है। और फ़िनलैंड को अगर देखें, वो भी स्कैंडिनेवियन शेंजन कंट्री है और करेंसी है उसकी यूरो है वहाँ पे। और उसके अलावा अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट तकरीबन दोनों का सेम ही है, मिलता-जुलता ही है वेदर। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जनाब स्टडी के ऊपर और ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। तो जनाब जैसा कि आपको पता है 3 साल का यहाँ पे बैचलर्स होता है दोनों कंट्रीज़ में ही, और 2 साल का मास्टर्स होता है, ठीक है? और अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो स्वीडन के अंदर जो ट्यूशन फ़ीस है वो 45,000 से स्टार्ट होकर 70,000 स्वीडिश क्रोन तक जाती है। और उसको अगर हम ऑन एवरेज कर लें 50,000 50,000 स्वीडिश क्रोन कर लें, और उसको अगर हम यूरो में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 44,000 यूरो बन जाते हैं। अगर हम फ़िनलैंड की तरफ जाएँ तो फ़िनलैंड में 8,000 से लेकर 12,000 यूरो फ़ीस है। तो अगर यहाँ पे एक 44,000 बन रहा है और वहाँ पे तकरीबन 10,000 या 12,000 यूरो बन रहा है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वीडन के अंदर आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस के पे करना पड़ती है, और फ़िनलैंड के अंदर आपको 1 साल की फ़ीस पे करके आना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुल फ़ीस एक जैसी है, लेकिन ये है कि स्वीडन के अंदर आप 1 साल की फ़ीस 6 महीने की पे करने के बाद यहाँ पे कुछ अर्न करके पैसे पे कर लेते हो, लेकिन एक दफ़ा आपको पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन फ़िनलैंड के अंदर ऐसे है कि आपको एक ही दफ़ा पैसे देने पड़ेंगे, जैसे भी आप जिस भी होम कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको 10 से 12,000 यूरो एक गो में देना पड़ेगा 1 साल की फ़ीस। तो उसके बाद आपको वो ऑफ़र लेटर करेंगे और आपका आगे प्रोसीजर चल सके। क्या हमें आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका ये है कि जनाब स्वीडन के लिए आपको 6.5 आइल्स चाहिए, और मिनिमम किसी एक मॉड्यूल में आपका 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन और यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। काफ़ी कोर्सेज़ के अंदर आपको आइल्स की ज़रूरत भी नहीं होती। आइल्स के बगैर भी आप प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी काम चला सकते हैं। लेकिन फ़िनलैंड के लिए ऐसा है कि फ़िनलैंड में आपको आइल्स ना भी हो तो आपका काम चल जाता है, और विदाउट आइल्स जो है ना आप वहाँ पे एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, जो बड़ी एक मेन जो डॉक्यूमेंट होता है हमारी जो एप्लीकेशन है उसके लिए। तो स्वीडन से अगर शुरू करें तो स्वीडन के लिए आपको जैसे कि 13 महीने का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 महीने का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 13 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। अगर आप 2 साल का मास्टर्स आ रहे हैं तो 2 साल का भी कर सकते हैं आप अप्लाई, लेकिन ज़्यादातर लोग 13 महीने का ही वीज़ा देते हैं, तो अप्लाई भी 13 का ही करते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो स्वीडन ने अपनी जो माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट है वहाँ पे जाके उन्होंने अपडेट किया होता है कि हाँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट वीज़े के लिए एक बंदे की कितनी है, और उसके साथ स्पाउस की भी लिखी होती है, उसके साथ नीचे आपके चाइल्ड की भी लिखी होती है। तो उसको आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। लेकिन आज मैं जो इस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के डेट के मुताबिक 2024 अगस्त के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो एक बंदे के लिए 10,314 स्वीडिश क्रोन है, 10,314 स्वीडिश क्रोन एक बंदे की है, जो मेन एप्लीकेंट होगा। और जो उसके साथ स्पाउस होगा उसकी होगी 4,297, 4,297 जो होगी, जो उसके साथ वाइफ है, स्पाउस के साथ डिपेंडेंट है, या जो भी है, मतलब कि जो अगला बंदा होगा एप्लीकेंट का, जो डिपेंडेंट होगा, तो उसकी हो जाएगी 4,297। उसके साथ अगर आपके जितने भी बच्चे हैं उसको साथ इंक्लूड कर लेते हैं, जो एक बंदे की बच्चे की है वो है जी 2,578, 2,578 जो है ना वो है आपके एक बच्चे की। तो अगर एक मियाँ और एक बीवी और एक बच्चा उनका, तो उनकी बन जाती 2,23,500 के आसपास। तो अगर हम पाकिस्तान के मुताबिक इसको कन्वर्ट करें तो एक मियाँ बीवी और बच्चे के साथ तकरीबन आपको 65 लाख तक जो है ना, वो ये रेट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन 65 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो शो करवानी पड़ेगी अपना सिक्योर करने के लिए, वीज़ा सिक्योर करने के लिए। अगर हम जाएंगे फ़िनलैंड की तरफ जाएँ तो फ़िनलैंड के अंदर भी तकरीबन
मोर एंड लेस इतनी ही बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ती है अपना वीज़ा सिक्योर करने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट देखा जाए तो दोनों की तकरीबन सेम ही है। तो एक और चीज़ है वो ये है कि स्वीडन के अंदर आपको वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। मतलब कि आपके जो फंड्स है ना, वो अगर आपका अकाउंट है 2-3 माह पुराना अकाउंट है, वो न्यूली अकाउंट है, लेट्स सपोज ज़्यादा रनिंग में अकाउंट नहीं है, तो वो भी आपका चल सकता है। लेकिन फिनलैंड के अंदर कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि उसके अंदर जो केस ऑफिसर है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट के, उसके ऊपर काफ़ी वो प्रूफ मांगते हैं जी, ये बैंक स्टेटमेंट आपसे कहाँ से आई है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपका फाइनेंसर है, जो भी है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना पड़ेगा कि आपने जब बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करनी है तो उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कुछ ना। अब नेक्स्ट आ जाता है जनाब उसका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के अंदर स्वीडन के केस के अंदर ऐसे है कि आप जब एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी में नहीं होता, वो आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। और वो भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं जब आया था तो इंटरव्यू वो भी नहीं हुआ था, तब कोविड का टाइम था, लेकिन अब तकरीबन सबके मोरलेस इंटरव्यू होते हैं एम्बेसी के अंदर स्वीडन की, लेकिन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन अगर फिनलैंड की तरफ जाए तो फिनलैंड के अंदर आपको जो यूनिवर्सिटी है उसका भी इंटरव्यू देना पड़ता है और पास करना पड़ता है, और उसके अलावा एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो उसका भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो कुल मिला के स्वीडन के केस के अंदर आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और फिनलैंड के केस के अंदर आपको 2 इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और अगर स्वीडन के अंदर देखा जाए तो स्वीडन के अंदर आपकी जो वर्क है वो लिमिट नहीं है कोई वर्क की। मतलब कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मतलब जितना चाहे काम कर सकता है। हाँ, कि उसको अपनी स्टडी जो सी है ना, उसको ना डिस्टर्ब करे वो, और उसके अलावा वो काम करे तो उससे कोई ऐसा मसला नहीं है आपको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें फ़िनलैंड के अंदर, तो फ़िनलैंड के अंदर है, फ़िनलैंड के अंदर आप 30 घंटे एक हफ्ते में काम 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा काम करें तो फिर वो आपके लिए मसला हो सकता है। और जनाब इसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर आ गए हैं, और इसके बाद तो तकरीबन सबकी ऐसी होती है कि हम यहाँ पे सेटल्ड हो, पीआर वगैरह ये हो। तो अगर आप स्वीडन के केस के अंदर देखें तो स्वीडन के अंदर आपको, अगर आपने बिजनेस वीज़ा यहाँ पे आप अप्लाई किया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी किया, तो आपको 2 साल के बाद पीआर मिल जाती है। आज के मुताबिक अगर रूल्स ना चेंज हो नेक्स्ट फर्दर तो वो अलग बात है। और वर्क परमिट के 4 साल के बाद आपको एलिजिबल होते हैं आप पीआर अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप फिनलैंड के अंदर जाएँ तो फिनलैंड के अंदर आपको पीआर के लिए 5 साल वेट करना पड़ता है। तो 5 साल के बाद फिर आपको आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए पीआर। तो जनाब इसको हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते वक्त लास्ट में यही है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही ठीक है। और दोनों के ही अंदर सेम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है ज़्यादातर। कल्चर भी तकरीबन सेम ही है, काफ़ी ज़्यादा लोग सेम इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। और लेकिन जो वैसे जो लैंग्वेज है यहाँ पे स्वीडिश है और वहाँ पे फिनिश है। लेकिन एक जो बात है वो ये है कि स्वीडन के अंदर आप लो बजट के अंदर आ सकते हैं, और फिनलैंड के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे दरकार हैं, क्योंकि आपने 1 साल की फ़ीस जमा करवानी है। तो यहाँ पे आके मेन डिफरेंस जो सा ना वो क्रिएट होता है। लेकिन बाकी मोर एंड लेस इनकम और बाकी लिहाज से तकरीबन सेम ही है। तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क ये भी है कि वहाँ पे थोड़ा-सा आप 30 घंटे काम करते हैं और यहाँ पे आपको लिमिट नहीं है काम करने की। लेकिन चॉइस आपकी है, आपको जहाँ बेहतर लगता है आप वहाँ अप्लाई करें और जाएँ। तो लास्ट में ये है कि जनाब जहाँ भी अप्लाई करें, उम्मीद है जी आपका अच्छा-सा हो जाए वीज़ा। जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इन 2 कंट्रीज़ में, इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आपका वीज़ा हो और आप जाएँ वहाँ पे और कामयाब हो। तो इसी दुआ के साथ यहाँ पे करते हैं इसी वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है जी जनाब आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर या इसी के रिलेटेड कोई फ़र्दर क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी जैसे भी हो सके मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो जनाब इसी को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर नई टॉपिक हो वो भी बता दें। तो मिलते हैं आपसे जनाब एक नेक्स्ट नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।